हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम सीयूटी के लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर का वन शॉट देखेंगे। इसके बाद हम पहले आज के लेक्चर में हम थ्योरी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में या पूछने वाला है उस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को बेस लेकर चलेंगे पूरा शुरू से लेकर अंत तक। जो भी हमको थ्योरी टाइप क्वेश्चन होगा वह पहले देखेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखना हमको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स को मिलाकर कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है सीयूटी में। तो इसलिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर बहुत इजी भी है और यह नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। आज के लेक्चर में हम वन शॉट करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर का। तो चलो हम चलते हैं, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद क्या देखेंगे, मैट्रिक्स देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है, किसी भी हमको कोई भी कंटेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अरेंज किया हुआ है उसका वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर कैसे डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछता है, क्या कैसे पढ़ना है, वो हम चर्चा करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट इज एन एनी एक्सप्रेशन। डिटर्मिनेंट कोई एक्सप्रेशन है। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे डेल्टा सूचित, किसे, डेल्टा से। तो डिटर्मिनेंट को किससे सूचित करेंगे, डेल्टा से। किसे, डेल्टा से। या तो हम कैपिटल डी से सूचित करेंगे या तो डी ई टी इंटू में क्या करें, ए, इससे सूचित करेंगे। यहाँ पर ए लिखा है इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स को। नहीं कुछ लिखा है तो डीईटी से सूचित करेंगे, इसका मतलब क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। एक बात है, डिटर्मिनेंट्स का मान निकाल सकते हैं लेकिन आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखा जाएगा, होता क्या है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन आ सकता है, किस फॉर्म में, स्क्वायर अरेंजमेंट। क्या होगा, स्क्वायर अरेंजमेंट। यानी दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो भी हमको नंबर लिखा होगा रो या कॉलम के रूप में, उसे क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो हम कह सकते इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा डी या तो डीईटी, किसे, डिटर्मिनेंट को सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ए बी सी डी, 2x2 ऑर्डर के। ऑर्डर क्या होता है सर, तो रो और कॉलम को अगर हम लिख देते हैं उससे क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। रो की संख्या मल्टीप्लाई कॉलम की संख्या को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, और इट इज सेकेंड ऑर्डर, इसका मतलब इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। 3 रो होगा 3 कॉलम होगा तो क्या कहेंगे, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो। आगे समझे। कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटर्मिनेंट। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स किस रूप में होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। तो वही कहा यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्या, एक डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट में बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। रो होता है क्या है, कॉलम क्या होता है। तो लिखा है रो एलिमेंट्स इज ए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। और कोई भी अगर हमको लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा हो 1 2 3 4 5, इसे क्या कहेंगे, रो। यानी यह हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया मेरा हाथ, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट इस लाइन में लिखा होगा या कोई भी नाम लिखा होगा या कोई भी अंक लिखा, डिजिट कुछ भी हो लिखा हुआ, उसे क्या होगा, रो में लिखा जाएगा। किसमें, रो में पढ़ा जाएगा। जैसे मान लो इस लाइन क्या है, रो में है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, -3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, रूट अंडर में x लिख दिया। यह सभी का सभी किस में लिखा हुआ है, रो में लिखा है। क्या लिखा है, रो में। अगला है कॉलम, कहता है एलिमेंट्स इन ए सेम वर्टिकल लाइन। और कोई वर्टिकल लाइन, जैसे हम खड़ा है, किसके वर्टिकल है, पृथ्वी के वर्टिकल है, धरती के। तो हमको वर्टिकल लाइन सीधा खड़ा में कुछ भी लिखा हो तो क्या कहेंगे, वर्टिकल में लिखा है। जैसे मान लो यह क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा हो, जैसे मान लो 2 डिजिट है, नंबर 12 है, रूट अंडर में x है, कुछ भी लिखा है तो क्या कहेंगे, वर्टिकल में यानी कॉलम में लिखा हुआ है। अगला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कहेगा निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, रो और कॉलम का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो तुमको यह डिटर्मिनेंट दे दिया 2 3 5 4 6 9 8 1 माइनस में 2, यह डिटर्मिनेंट दिया। तो इसमें कितना रो है सर, 3 रो है, 1 2 3। कॉलम कितना है सर, 3 कॉलम है, 1 2 3। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। 3 3 जा 9, इसमें टोटल कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है।
एक बात समझने वाला बात है, डिटर्मिनेंट्स में कभी भी डिटर्मिनेंट्स का निर्माण कब होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा तभी डिटर्मिनेंट के निर्माण होगा। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, 3 गो रो है तो कॉलम कितना है, 3 गो है। अगर 2 गो रो होगा तो कॉलम 2 गो होगा, 1 गो रो होगा तो कॉलम 1 होगा। यानी रो और कॉलम के बराबर होगा संख्या तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का निर्माण करेगा। क्या होगा, डिटर्मिनेंट का निर्माण करेगा। इसीलिए तो पिछले हम ऐसे स्लाइड पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। वही यहाँ पे लिखे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कितना होगा, 3 3 9 होगा टोटल नंबर ऑफ। 2/2 ऑर्डर क्या था, कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा। आगे समझ में। अब अगला कहता है डायगोनल क्या होता है, क्या होता है डायगोनल। डायगोनल होता क्या है, डायगोनल सिर्फ किससे पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट में पॉसिबल तो होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में कहेगा तो मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल है। यहाँ पे डायगोनल होता क्या है, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, क्या है, डिटर्मिनेंट है, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में कोई नंबर लिखा है, ए बी सी डी। ए बी सी डी को क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट। किसका एलिमेंट, डिटर्मिनेंट्स का एलिमेंट कहेंगे। अब यहाँ पर डायगोनल कितना होता है, 2 डायगोनल। कितने, 2 डायगोनल होता है। एक डायगोनल का नाम क्या देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, या तो मेन डायगोनल, या तो लीडिंग डायगोनल। सभी एक ही नाम है। प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे तो ही, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। अब सर कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो कोई भी अगर मान लो डिटर्मिनेंट लिखा है, इस प्रकार से मैट्रिक्स लिखा है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड से यह जो डायगोनल बनता है उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसी को कहते हैं लेफ्ट डायगोनल। क्या कहते हैं, लेफ्ट डायगोनल। इसी को कहते हैं लेफ्ट डायगोनल। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट डायगोनल को ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, या क्या कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल। जो राइट डायगोनल होता है, जैसे मान लो यह डिटर्मिनेंट लिखा है, तो राइट डायगोनल मेरा कौन होगा, यह होगा बीसी। तो राइट डायगोनल का क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो राइट डायगोनल का होता है या तो सेकेंडरी डायगोनल का होता है, बात क्या होता है, सेमी होता है। अब यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, सभी के सभी क्या है, समान है, यानी बराबर है, क्योंकि एक ही नाम है। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में कितना डायगोनल होता है, 2 डायगोनल। कौन कौन डायगोनल, एगो प्रिंसिपल डायगोनल, एगो सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, राइट हैंड डायगोनल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। अब अगला कहता है नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो उसका पोजीशन का नाम क्या होगा। जैसे मान लो आप जहां पर बैठे हैं उस जगह के कुछ ना कुछ नाम होगा, बिल्कुल होगा। जहां पर हम पढ़ा रहे इसका जगह का कुछ ना कुछ नाम है, यानी कोई वस्तु जहां बैठा है उस स्थान में क्या होगा, कुछ ना कुछ नाम होबे करेगा। उसी प्रकार से किस में होता है, डिटर्मिनेंट में भी होता है। डिटर्मिनेंट में जहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, पोजीशन का नाम होता है। उसे क्या कहते हैं, नेम ऑफ पोजीशन। क्या कहेंगे, नेम ऑफ पोजीशन। तो वही लिखा है नेम ऑफ एलिमेंट्स यानी AIJ। अब अगर मान लो हम बैठे हैं, जहां आप बैठे उस स्थान को किससे सूचित करते हैं, कोई स्थान होता है उसका नाम से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे है तो वैसे नहीं सूचित करके, आई में आई और जे होता है। क्या होता है, आई और जे। आई क्या डिनोट करता है, आई डिनोट करता है से वह किस रो में बैठा हुआ है, और जे डिनोट करता है वह किस कॉलम में बैठा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख लिए है A11 लिख दिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पहला वाला यहाँ पर होता है आई होता है, दूसरा वाला क्या होता है, जे होता है। अब यहाँ पर A11 लिखने का मतलब हुआ से यहाँ पर पहला रो में बैठा हुआ है और पहला कॉलम में बैठा हुआ है। अब A12 लिखने का मतलब क्या हुआ, पहला वाला रो को डिनोट करता है, तो पहला रो में बैठा हुआ है, दूसरा कॉलम में बैठा हुआ है। अब ये सर हम कैसे जानेंगे पहला रो में बैठा है दूसरा कॉलम में, तो जो भी हमको एलिमेंट लिखा होगा, एलिमेंट में किस रो में बैठा हुआ है, किस कॉलम में बैठा हुआ है, वही लिखा होगा। जैसे मान लो अब हम कहेंगे, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट देगा 2 3 4 -1 6 8 मान चलो 3 -3 1/5 और 6 यह दिया। अब हम पूछेंगे बताओ ये 6 किस स्थान पर बैठा है, तो तुम भी बताओ। पहले AIJ होता है तो आई किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तब बताओ आई किस रो में लिखा हुआ है, सर सेकेंड रो में। तो क्या लिखेंगे, A2 दूसरा रो में। किस कॉलम में है, दूसरा कॉलम में, तो इसका नाम क्या होगा, 6 का स्थान पर A22 है कि नहीं, यहाँ पे देख लो।
तो यदि कोई भी एलिमेंट हमको लिखा होगा, एलिमेंट का पहला वाला होगा जो रो को डिनोट करेगा, सेकेंड वाला होगा वह किसको डिनोट करेगा, कॉलम को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे A33 कहने का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। A31 कहने का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है R1 यानी A12 A11 A12 A13 किस में है, पहला रो में है। अब यहाँ पर A21 A22 A23 किस में है, दूसरा रो में है। A31 A32 A33 किस में है, तीसरा रो में है। उसी प्रकार से A11 A21 A31 किस में है, पहला कॉलम में, तो C1 लिख दिए। पहला रो में है तो R1 लिख दिए। A12 A22 A32 किस में है, सेकेंड कॉलम में है। A13 A23 A33 किस में है, तीसरा कॉलम है, तो वही लिख दिए। अब यहाँ पे लिखा है Aij क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या होता है, अगर Ij कहीं पर लिखा होगा तो I किसको डिनोट करता है, ith रो यानी किस रो में है, बिलोंग्स कर रहा है। jth कॉलम इसका मतलब किस कॉलम से बिलोंग्स कर रहा है। नीचे यहाँ लिखा है दिस डिटर्मिनेंट इज 3/3 ऑर्डर 3 × 3 यानी जो मैट्रिक्स बना है कितने बाय कितने ऑर्डर के है, 3/3 ऑर्डर के। हम कैसे जाने सर 3/3 ऑर्डर के, क्योंकि इसमें 3 को रो है 3 को कॉलम है, वही तो ऑर्डर की नोट करता है। अब देखो, अब यहाँ पर देखा है चेक करना है, यानी एलिमेंट यह है, एलिमेंट क्या है, सॉरी यह जो डिटर्मिनेंट बना हुआ कितने ऑर्डर का है, तो बताओ कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का। अब यहाँ पूछ रहे हैं किस स्थान पर कौन है। अब अगर हम पूछ देंगे A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट इसमें कौन है, बताओ। ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसमें दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, तो सर यहाँ पर 2 लिखा है पहले वाला में, तो पहले किसको डिनोट करता है, रो को, दूसरे बाद कॉलम को। तो 2 लिखा है तो दूसरे रो में, यानी यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा रो में 761, इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया मेरा, यह जो एलिमेंट होगा 761 इसी 3 में से कोई होगा, ये तो फिक्स है। अब यहाँ बाद में देख रहे हैं पहला कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, पहला कॉलम का, तो बताओ सेकेंड रो पहला कॉलम का कटान बिंदु कौन है, 7 पाता है। इसका मतलब यहाँ पर इस स्थान पर A21 के जगह कौन सा आएगा, बताओ, A21 के जगह पर 7 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है A21 के जगह क्या आएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, इसका मतलब यही 3 में से कोई होगा। अब तीसरा कॉलम कह रहा है, तीसरा कॉलम यह है, तो बताओ क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो कौन है, यह है, पहला कॉलम यह है, यह वाला कहाँ पर कटान हो रहा है 4 पर, तो क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर है A14 तो पहला रो चौथा कॉलम, क्या चौथा कॉलम है, नहीं, तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो कहता है साइन, यानी अगर मान लो कोई एलिमेंट होगा उसका साइन में कुछ ना कुछ होगा। अब एलिमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन कहने का मतलब हुआ जिस एलिमेंट जिस स्थान पर बैठा है उसका, यानी जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, टीचर कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पर बैठ जाइएगा, स्टूडेंट कहलाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएगा कुछ ना कुछ उसका स्थान होबे करेगा, उसका साइन होबे करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखाएगा, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। क्या कहे है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएगा ABC 1 2 3 1/4 x कुछ भी आएगा वह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्या कहे, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएगा एलिमेंट्स का साइन कुछ भी हो सकता है, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका पोजीशन का स्थान के नाम होगा वह क्या होगा, प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस। यानी एलिमेंट्स का साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएगा एलिमेंट का चिन्ह कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका पोजीशन का चिन्ह क्या होता है, माइनस से होता है। अब यहाँ पर जो भी आएगा उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन माइनस से होगा, लेकिन एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। सर ये कैसे हम अगर 3/3 ऑर्डर आएगा तो कैसे बता सकते हैं यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा। अभी बताए पोजीशन, यानी A12 A11 बताए है कि ना, जी सर। A21 A31 ये सब बताए हैं, जी सर। अब रो और कॉलम को जोड़ना, क्या कहे, रो और कॉलम को जोड़ना। रो कॉलम के जोड़ने के बाद अगर इवेन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तब प्लस वहां पर स्थान होगा। अगर माइनस आए तब विषम स्थान, सॉरी विषम आ जाए तो माइनस स्थान होगा।
कहने का मतलब हुआ अगर 1 2 जोड़े तो कितना हो गया 3। तो 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? सर ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो माइनस का स्थान पर होगा, किसके? माइनस का स्थान पर। 821 हो गया, 821 तो कितना है 3 हो गया, ये भी किस माइनस का स्थान पर होगा। अब कैसे कह सकते हैं माइनस का स्थान पर होगा? देख लो, यह जो जितना सारा लिखे है वह किए 3/3 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर हो सकता है। अब देखो A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यही तो होगा। अब देखो यहाँ माइनस है कि नहीं? हम कहे माइनस होगा, क्योंकि अगर और नंबर आ जाएगा तब माइनस होगा, इवेन नंबर आ जाएगा तब प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे लिखे A31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम कौन होगा? प्लस स्थान। कैसे जानेंगे प्लस स्थान होगा? 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या है? इवेन नंबर है तो क्या होगा? प्लस। तो आई और जे को जोड़ने के बाद अगर हमको और नंबर आ जाए तो माइनस होगा, इवेन नंबर आ जाए तो क्या होगा? प्लस होगा। वही अगला स्लाइड में लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर मान लो हमको साइन पता करना है, उसका पोजीशन का साइन पता करना है, तो क्या करना है? -1 के पावर i प्लस जे करना। अगर i प्लस जे का मान, i प्लस जे का मान क्या जाए? इवेन नंबर आ जाए, इवेन नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अगर i प्लस जे क्या होगा? और नंबर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। वही यहाँ पर लिखे है, इफ i प्लस जे इज इक्वल टू इवेन नंबर देन पॉजिटिव साइन, i प्लस जे इज ऑड नंबर देन दी नेगेटिव साइन होगा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर कोई 2/2 ऑर्डर के 3/3 ऑर्डर रहेगा तब मैट्रिक्स को सॉरी डिटर्मिनेंट को मान कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा हमको डिटर्मिनेंट लिखा है कितने बाय कितने ऑर्डर के? 2/2 ऑर्डर के, अब 1/1 ऑर्डर के। तो कोई भी अगर डिटर्मिनेंट 1/1 ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू वही होता है। क्या कहे? कोई भी अगर हमको डिटर्मिनेंट जितना बाय जितना ऑर्डर का है ना, 1/1 ऑर्डर का होगा तो वही एलिमेंट्स हो जाएगा उसका आंसर। जैसे मान लो अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट लिखा है इसमें कितना रो है? एक गो रो है, एक कॉलम है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट में एक गो रो एक कॉलम आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? एक के बराबर ही आएगा। अब इसके अंदर में माइनस लिखा होगा था, माइनस यहाँ पे होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा। जैसे मान लो हमको -5 लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है 1/1 ऑर्डर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5। तो यह नहीं देखना इसके अंदर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड रहता था अलग हो जाता है। यह डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह है तो 1/1 ऑर्डर का है तो उसका मान क्या होगा? वही, निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, रूट रहे, क्यूब रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे, कोई भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। अगला, अगर 2/2 ऑर्डर रहेगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस, सेकेंड डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दो। सर प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं? लेफ्ट हैंड डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, राइट हैंड डायगोनल को सेकेंड डायगोनल कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है? एडी है, तो क्या लिखेंगे? एडी, बीच में माइनस, बीसी सेकेंड डायगोनल बीसी, और दोनों का माइनस कर दो, निकल के हमारा क्या? डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर मान लो 2/2 ऑर्डर के है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना। आ गया समझ में? जैसे मान लो एग्जांपल लेके बता देते हैं। जैसे मान लो अगर हमको एक मैट्रिक्स क्या दिया है? डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 -4 6, इसका मान निकालना था, क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? तो पहले क्या करो? प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस सेकेंड डायगोनल, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12, बीच में माइनस, -4 × में कितना? 3, तो कितना होगा? माइनस में 12। बताओ, तो 12 माइनस माइनस प्लस में 12, 12 और 12 कितना होगा? 24। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 24। अब क्या सर, अगर 3/3 ऑर्डर क्या आएगा तो कैसे निकालेंगे? तो कोई भी अगर हमको डिटर्मिनेंट आएगा 3/3 ऑर्डर के तो इसको 6 तरीका से निकाल सकते हैं। मान कितने तरीका से मान निकाल सकते हैं? 6 तरीका से। अब किसी भी एक तरीका से मान निकालता है, लेकिन निकाल सकते हैं 6 तरीका से। अब 6 तरीका से मान निकालेंगे, सभी से वैल्यू क्या आ जाएगा? समान ही आएगा। अब 6 तरीका कैसे मान निकाल सकते हैं? या तो पहला रो से मान निकाल सकते हैं, या तो दूसरा रो से निकाल सकते हैं, या तो तीसरा रो से निकाल सकते हैं, या तो पहला कॉलम से मान निकाल सकते हैं, या तो दूसरा कॉलम से मान निकाल सकते हैं, या तो तीसरा कॉलम से मान निकाल सकते हैं। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 तरीका ना आ गया। लेकिन सभी से वैल्यू क्या आ जाएगा? समान ही आएगा। तो हम तुमको कहेंगे जिस रो या जिस कॉलम से मान निकाले उसको ध्यान देने वाला बात है। जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होगा, क्या कहे? जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा शून्य होगा, जीरो होगा, उसी रो या कॉलम से मान निकालना। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर?
क्योंकि आगे चल के इसका मान निकालेंगे ना तो हम बता देंगे यहाँ पर जो भी जीरो आ जाएगा ना तो उतना स्टेप आपको कम हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो रहेगा ना उसी रो कॉलम से क्या निकालना है, मान निकालना है। कैसे, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन अलोंग फर्स्ट रो, यानी पहला रो से मान निकाला, क्या है, पहला रो से। अब यहाँ ध्यान से सुनना, पहला रो से मान निकाले तो थ्री है, तो थ्री को लेकर चलना। पहला रो में कौन है, थ्री है, -1 है, क्या -2 है, तो थ्री को लेकर चलना, थ्री लिख दिए, ठीक। यहाँ देखो अच्छे से बता देते। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 3 -1 -2 4 0 0 1 2 6, इस प्रकार से दिया। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो अब पहला रो से तोड़ रहे, किससे, पहला रो से। तो पहला रो में क्या है, 3 है, -1 है, -2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3। अब बताओ 3 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, प्लस के माइनस। सर 3 तो पहला रो पहला कॉलम है, तो 1 1 2, अब 2 इवेन नंबर के और नंबर, इवेन नंबर, तो क्या हो जाएगा, प्लस। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर 3 जिस रो या जिस कॉलम से बनना है उसको छोड़ दो, बाकी के ले लो। बताओ पहला रो से बनना है पहला कॉलम से, तो ये दोनों एलिमेंट में किसी को नहीं लेंगे, क्या कहेंगे, इन दोनों में किसी को नहीं। तो 0 बच गया, 0 2 6 लिख दो, 0 0 2 6। आप फिर किसको देखेंगे, -1 के यहाँ पे क्या दे देंगे, -1। -1 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, सर यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, तो पहला रो दूसरा कॉलम 3 हो गया, 3 और नंबर की इवेन नंबर, सर और नंबर, तो क्या होगा, माइनस। आपके सर माइनस यहाँ पहले से दिया हुआ है, उस माइनस का मतलब नहीं है, यह माइनस दिया है, एलिमेंट्स का माइनस पर दिया है, और यह माइनस लिखे साइन ऑफ पोजीशन दिए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -1 है, तो माइनस के पहला रो से बनना है पहला दूसरा कॉलम से, यह दोनों को इलिमिनेट कर दो तो क्या बच गया, 4 0 1 6, 4 0 1 6। फिर से क्या लिखेंगे, -2, -2 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, सर पहला रो तीसरा कॉलम, क्या होगा, प्लस, प्लस हो जाएगा। उसके बाद पहला रो कैंसिल हो जाएगा, तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 0 1 2, 4 0 1 2, मान निकाल दो। यह 2/2 ऑर्डर के बन गया, मैं डिटर्मिनेंट, यह 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, यह 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, मान लो, मान निकाल लो। तो क्या होगा, प्लस में 3 इंटू में 0 इंटू में 6 कितना हो जाएगा, 0, माइनस में 2 इंटू 0 तो 0, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, माइनस में 0, माइनस में 2 इंटू में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, माइनस में 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, मान निकाल दो, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0, प्लस में 1 इंटू 24 24, और माइनस में 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, माइनस में 16, 24 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा, बोलो, प्लस में 8। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा, प्लस में 8। अब यहाँ पर अगर हम पहला रो से मान निकाले तो कितना आया, प्लस, किसी रो कॉलम से निकालो मान आएगा क्या, प्लस 8 आएगा। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं सर 0 कहे थे निकालने के लिए, 0 जिसमें रहा उससे निकालने के लिए कहे। अब यहाँ पर सेकेंड रो से मान निकालेंगे तो क्या फायदा हमको होगा, अब देखो फायदा इसमें क्या होगा, हमको जो एलिमेंट होता था वह लिखाता है कि नहीं, यहाँ 1 था, 3 था, 3 लिखा है, -1 था, -1 लिखा है, 2 था तो 2 लिखा है। इसका मतलब ऐसे निकालेंगे तो 2 को 0 नहीं आएगा, आज 0 से किसी भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो 2 स्टेप तो मेरा वो सही खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। इसीलिए कहे जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 रहे उसी रो या उसी कॉलम से क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। कैसे मान निकालेंगे, ध्यान दो। अब यहाँ मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दूसरा रो हम क्या है, दूसरा रो से तोड़ेंगे, तो 4 लिखेंगे, 4। अब 4 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, सर दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या होगा, 2 1 3, माइनस हो गया, माइनस लिखेंगे। अब ये पहला कॉलम खत्म, दूसरा रो खत्म, -1 -2 2 6, -1 -2 और 2 और 6। बाकी बात आई दोनों 0 से निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब 0 माइनस में लिखो प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस में 4 इंटू में 6 माइनस में 1 कितना होगा, माइनस में 6। अब बीच में माइनस होबे करता है, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4,
क्या 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4। अब बीच में माइनस आता है, प्लस में कितना 4, प्लस में 4 इंटू में माइनस में 2 कितना माइनस में 2, तो -4 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया +8 आया कि नहीं आंसर। तो किसी रो कॉलम से मान निकालो, मान क्या आएगा वही आएगा बराबर है। तो हम बता हम जहाँ से 3/3 ऑर्डर रहेगा तो किस तरह से मान निकाल 6 तरीका से मान निकाल सकते हैं, या किसी रो से मान निकाल सकते हैं या किसी भी कॉलम से मान निकाल सकते हैं, लेकिन सभी से आंसर क्या आएगा बराबर आएगा। क्या आएगा सभी से आंसर बराबर आएगा। अब देखो, अब अगला है शॉर्टकट तरीका। अगर मान लो 3/3 ऑर्डर कोई डिटरमिनेंट आ गया, तो क्या हमको एग्जाम में कम समय रहेगा तो क्या इस तरीका से निकालेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नहीं, उसको शॉर्टकट तरीका बता दे कैसे निकालेंगे। आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिखा है, या डिटरमिनेंट रहेगा वैसे कोई मतलब नहीं, डिटरमिनेंट रहे तो मैट्रिक्स रहे तो, क्योंकि मैट्रिक्स को कहेगा मान निकालने के लिए डिटरमिनेंट भी है, डिटरमिनेंट बदल कर तब मान निकालेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता है इसीलिए। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट रहे मैट्रिक्स है वैसे कोई मतलब हमको नहीं है, दोनों का मान निकालेंगे इसी तरीका से। यहाँ पर A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, B1 दिया है, B2 दिया है, B3 दिया है, C1 दिया है, C2 दिया है, C3 दिया है। अब इस एलिमेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, क्या कहे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर K होगा, यहाँ पर 1 2 4 -6 -3 कुछ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा तो क्या करेंगे, पहला कॉलम का जो भी एलिमेंट होगा सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना, किस बगल राइट बगल। दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा सेम टू सेम लिख देना, किस बगल राइट बगल। उसके बाद क्या करना, उसके बाद A1 को लेकर चलना है, जो डायगोनल बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना, फिर से A2 को लेकर चलना है, जो डायगोनल बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना, फिर A3 को लेकर चलना है, जो डायगोनल बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, और सबको क्या करना है जोड़ देना। क्या करना है जोड़ देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से C1 है नहीं वाला, इसको लेकर चलना है, किसका A3 को, जो डायगोनल बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर किसका A2 का, फिर A3 का। अब गुना करने के बाद जो होगा उसको जोड़ देना, और दोनों का क्या करा डिफरेंस निकाल देना, निकल जाएगा। जैसे देखो, अब इसी जो हम अभी निकाले हैं इसी का मान निकालते हैं, कितना 8 आएगा तब तो, फिर दूसरा का सिद्ध करने में टाइम लगेगा। अब इसी को निकालते हैं शॉर्टकट तरीका से, कैसे निकाल सकते हैं देखो। अब शॉर्टकट तरीका से अगर इसी हम डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे तो क्या 8 आता है कि नहीं आंसर हमको देख लेते हैं। अगर 8 आ जाएगा तो हमारा शॉर्टकट तरीका सही है कि ना सही। तो इसीलिए हम इसी को निकालते हैं शॉर्टकट तरीका से। देखो, अब शॉर्टकट तरीका निकालने के लिए क्या करना है, पहला बात से जो भी पहला कॉलम दूसरा कॉलम के एलिमेंट रहे सेम टू सेम राइट बगल लिख देना, दो ही ओके। 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना, एक डायगोनल बनाना, क्या बनाना डायगोनल, कहाँ से 3 से लेना, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। तो बताओ कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0, तो 0 0 आ गया तो क्या होगा सबके सब 0 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया बीच में, सबके सब 0 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 2 इंटू -2 माइनस माइनस सॉरी -2 इंटू में 2 -4 -4 प्लस में 4 कितना 16, तो कितना माइनस में 16 आ गया, ठीक। अब फिर इसको जोड़ देना, माइनस करना, अब इसको गुना करो, देखो ए वाला को सेकेंड डायगोनल को, इस सेकेंड डायगोनल को इस सेकेंड डायगोनल को, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो कितना हो जाएगा 0 आ गया बीच में ना, तो क्या होगा पूरा 0। इसको भी बीच में 0 आ गया तो पूरा 0 हो जाएगा। इसके बीच में कितना हो गया, ये 6 ना है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा 6 4 24, तो माइनस में 24 हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस में 16 और माइनस माइनस प्लस में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस में 8 हो जाएगा कि नहीं बताओ, 8 आया था आंसर। तो शॉर्टकट तरीका के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमको मैट्रिक्स दिया डिटरमिनेंट दिया रहेगा, पहला रो दूसरा रो सेम टू सेम राइट बगल लिख देंगे। अब बाकी बात प्रिंसिपल डायगोनल को मान निकालना, तीन तीन कितना लेकर 3 को निकल, फिर सेकेंड डायगोनल को 3 को लेकर मान निकालना, और दोनों का डिफरेंस निकाल देना, क्या निकल जाए हमारा जो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट होगा उसका मान निकाल। 3/3 ऑर्डर होगा तब, अब 2/2 ऑर्डर होगा तो मान निकालना तो आसान है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल को डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। अब देखो, अब कहता है सेरेस रूल जो बताया अभी वही है, मान कैसे निकालना है।
अब देखो, अब अगला के चलते प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी क्या होता है उस पर चलेंगे। पहले माइनर देख लो, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर। माइनर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं उसी प्रकार से। लेकिन डिटरमिनेंट का मान निकालते थे तो क्या लिखते थे, साइन ऑफ पोजीशन लेते थे, प्लस जो एलिमेंट रहता था वो भी लेते थे। अब प्लस जो एलिमेंट रहता था वह जिस रो जिस कॉलम को मिल रहा था उसको छोड़कर जो रहता था वही लेते थे। लेकिन ये माइनर कोफैक्टर में क्या लेना है, माइनर कोफैक्टर में दो चीजें जरूरी होगा। एक वो साइन ऑफ पोजीशन के जरूरी होगा, एक क्या जरूरी होगा, जिस रो जिस कॉलम से बना उसको छोड़कर जो बीच वाला बाकी जो हमको जो छोटका बता डिटरमिनेंट वो जरूरी होगा। दो ही जो माइनर कोफैक्टर। माइनर में ध्यान रखना सॉरी माइनर में ध्यान रखना आपको, माइनर में क्या करना है, माइनर में विदाउट साइन होता है। क्या होता है, विदाउट साइन होता है, यानी चिन्ह के बिना होता है। लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है, विथ साइन होता है। अगर माइनर निकालेंगे तो साइन ऑफ पोजीशन नहीं लेंगे, अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन ऑफ पोजीशन लेंगे। क्या कहे, माइनर में विदाउट साइन, कोफैक्टर में विथ साइन। माइनर निकालेंगे तो साइन ऑफ पोजीशन नहीं लेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन ऑफ पोजीशन लेंगे। बस हो गया, इतना ही समझ में। जैसे मान लो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स को हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर कोफैक्टर या कोई डिटरमिनेंट भी रहेगा। ज्यादातर मैट्रिक्स को निकालता है, डिटरमिनेंट को नहीं निकालता है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट 2 3 4 1 यह है, इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालो। माइनर यहाँ पे हो सकता है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के कह दे या तो पूरा का पूरा कह दे। तो हम कह सकते हैं कोई एलिमेंट के कहेगा तो एलिमेंट्स के निकाल देंगे सेपरेट। अगर हमको सभी कहेगा पूरा जो एलिमेंट रहेगा, सीधे कहेगा मैट्रिक्स का क्या निकालो, माइनर निकालो। तो सभी मैट्रिक्स में जितना सारा एलिमेंट रहे सबके सब निकालना है, ठीक है। स्पेसिफिक अगर हमको नाम दे देगा A12 स्थान पर उसका निकालो, A21 के जगह पर उसका निकालो, या 3 है 4 है उसका निकालो, निकल जाएगा आराम से। देखो हमको पहले 2 को निकालना है, तो 2 किस स्थान पर, पहला रो पहला कॉलम। तो माइनर को M से सूचित करें, किससे सूचित करें, M से, कैपिटल M से। तो लिखेंगे माइनर ऑफ किसका, 2 का। तो माइनर ऑफ किसका, 2 का। 2 का क्या लिखेंगे, M11, क्योंकि 2 किस स्थान पर है, पहला रो पहला कॉलम। M लिखने का मतलब माइनर निकाला है, किसका निकाला है, पहला रो पहला कॉलम के जगह पर जो भी एलिमेंट हमको आ रहा है उसको क्या निकाला है, माइनर निकाला है। अब यहाँ पे देखो ये 2 का माइनर निकालेंगे तो 2 जिस रो में है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बच गया उसको लिख दो। तो पहला रो में है पहला कॉलम, ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1, लिख दो 1, हो गया। अब साइन ऑफ पोजीशन लेने की कोई जरूरी हमको नहीं है। फिर माइनर निकालें किसका, 3 का, M1 2 की जगह पर पहला रो दूसरा कॉलम, है कि नहीं। अब इसको निकालेंगे तो यह जो रो कैंसिल होगा और यह कॉलम कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4 लिखेंगे। उसी प्रकार से माइनर ऑफ किसका, 4 का, तो क्या लिखेंगे, M21, क्या लिखेंगे, M21। दूसरा रो पहला कॉलम, तो बताओ 4 का से 4 में कौन सा रो है, सेकेंड रो है और सेकेंड फर्स्ट कॉलम है। ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, 4, 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। फिर से अगर निकालना है हमको है किसका, 1 का, तो क्या लिखेंगे, 1 M22। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, क्या हो गया, 2। अन्य सिंपल सी बात, माइनर निकालना है तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ माइनर निकाले तो इसका क्या निकल गया हमारा, 2 3 4 1 का माइनर क्या निकला हमको, 1 निकला, उसके बाद 4 निकला, 3 निकला और क्या निकला, 2 निकला। हमको दिया हुआ क्या था, 2 था, 3 था, 4 था, 1 था। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमको माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 1 है। अब यहाँ 4 1 है तो क्या है, 3 4 है। तो कुछ नहीं करना, अगर 2/2 ऑर्डर का माइनर पूछ रहा है ना, माइनर पूछ रहा था, क्या करना, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंड डायगोनल को क्या कर देना, एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना। क्या करना, एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना, यानी अदला बदली कर देना। जैसे देखो अगर हमको माइनर पूछ रहा है, सॉल्व का तरीका इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे मान लो हमको क्या माइनर कहता है निकालने के लिए, ए कोई मैट्रिक्स दिया है,
3 4 -1 2। इसको क्या निकालना है? माइनस। तो क्या करना है? एलिमेंट को चेंज कर देना, प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में। तो 3 2 है प्रिंसिपल डायगोनल में, इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा? 2 और 3। इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो -1 4 निकल गया हमारा माइनर। तो माइनर निकालने में कुछ नहीं करना है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को क्या करना? चेंज कर देना। क्या निकल जाएगा? माइनर। अब यही में कोफैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और सेकेंडरी डायगोनल में इंटरचेंज के साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? अगर हमको कोफैक्टर निकालना है, इसी को क्या निकालना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो। 3 2 है तो क्या करो? 2 3। आज सेकेंडरी डायगोनल में इंटरचेंज करने के बाद माइनस से गुना कर रहा, क्या होगा? -1 और क्या होगा? 4। अब सेकेंडरी डायगोनल माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, निकल गया कोफैक्टर मेरा। तो माइनस निकालने के लिए क्या करना? प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल दोनों के एलिमेंट को इंटरचेंज करना। कोफैक्टर निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल को दोनों को इंटरचेंज करना प्लस सेकेंडरी डायगोनल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। आ गया समझ में? अच्छा, अब देखो आगे वही है, कोफैक्टर माइनर बताया वही। अब देखो प्रॉपर्टी है, अरे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। अगर डिटरमिनेंट का हमको मान निकालना है, कुछ ऐसा आ जाता है, अल्फाबेट आ गया बड़ा बड़ा, या हम कह सकते हैं कोई एक्स आ गया, वाई आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी आ गया, इस प्रकार से कोई प्रूव करने वाला बड़ा बड़ा अंक आ गया हमारा डिटरमिनेंट में। उसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मान लो हमको दे दिया इसे एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस में एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर दे दिया इंटू में 1 दे दिया, 1 दे दिया, एक्स दे दिया, फिर 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर दिया, 1 दिया, एक्स दिया प्लस में 1 दिया और एक्स स्क्वायर दिया, इस प्रकार से दे रहा है। आप क्या बताओ इसका मान कैसे निकालेंगे? तो क्या गुना इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे? नहीं, कभी भी अगर हमको सिद्ध करने वाला देगा या बड़ा वाला देगा तो 5 6 प्रॉपर्टी होता है, उसी पर मान निकलेगा। ठीक है, तो वही पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? अगर किसी डिटरमिनेंट में, कोई भी डिटरमिनेंट में अगर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो अब यहाँ कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी किसी रो को कॉलम में अगर चेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 C2 A3 B3 C3, यानी सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। A1 B1 C1 पहला रो में है, पहला कॉलम में लिख दो, लिख दिए। A2 B2 C2 पहला दूसरा कॉलम रो में है, दूसरा कॉलम में लिख दिया। A3 B3 C3 तीसरा रो में है, तीसरा कॉलम में लिख दे। ऐसा करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं होता है, यानी जितना इसका डिटरमिनेंट होगा वैल्यू उतना ही इसका डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, वही पहला प्रॉपर्टी कहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ एनी टू रो और कॉलम, किसी दो रो या कॉलम को आर इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब अदला बदली करना, द वैल्यू ऑफ चेंज इन साइन ओनली, यानी किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह में फर्क पड़ जाता है, न कि वैल्यू में चेंज होता है। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट एक है, सॉरी ए है, एक डिटरमिनेंट बी है मान लो। अब दोनों का अगर हमको मन है पहला डिटरमिनेंट को क्या करने का, पहला रो के जगह पर तीसरा रो लाने दे, तीसरा जगह पर पहला रो लाने के, तो आई दोनों का वैल्यू निकालेंगे, पहला वाला का जो नया का बना उसका, तो दोनों का वैल्यू में चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस प्लस में चेंज होगा। पहला का वैल्यू प्लस में आएगा तो दूसरा वैल्यू का माइनस में आएगा, दूसरा का माइनस में आएगा तो पहला का प्लस में आएगा, इस प्रकार से चेंज होगा। जैसे यहाँ देखो अब यहाँ पे लिखे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये पहले वाला क्या है? डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करो, यानी अदला बदली करना। अदला बदली करने का मतलब उसके स्थान पर दूसरा के लिए आओ, दूसरा स्थान पर उसके लिए आओ। जैसे यहाँ पे देखो हम यहाँ पर D2 और D1 मैट्रिक्स में देखो हम किसको इंटरचेंज किए, यहाँ पर A1 B1 C1 है और यहाँ पे क्या A2 B2 C2, यानी पहला रो के जगह पर दूसरा को आने दिए और दूसरा रो के जगह पर किसका आने दिए? पहला रो के आने दिए। पहला रो में क्या था? A1 B1 C1, तो क्या आने दिए? A2 B2 C2 आने दिए। फिर दूसरा रो में था A2 B2 C2,
तो क्या नहीं दिए, A1 B1 C1 आने दिए। ठीक, अब तीसरा को छोड़ दिए। तो कितना बार चेंज किए हैं सर, एक के बार चेंज किए, एक ही होगा ना, अदला-बदली कर दिए। तो कितना माइनस गुना होगा, एक माइनस गुना, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा 100, इसका वैल्यू आएगा से, दोनों का वैल्यू बराबर होगा लेकिन माइनस में डिफरेंट होगा सिर्फ। इसका वैल्यू प्लस में आएगा तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा, इसका वैल्यू माइनस में आएगा तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा। आ गया समझ में? अब देखो, अब कहता है प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर स्केलर से, तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, न कि सभी में होता है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ देखो, आप कहता है मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई वन रो बाई स्केलर क्वांटिटी, यानी कोई स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर होगा, के होगा, स्केलर कांस्टेंट, डिटरमिनेंट्स बिकम के इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ए। जैसे मान लो यह एक डिटरमिनेंट है, क्या दिया है, डिटरमिनेंट। तो अगर हमको इसमें के से गुना करना है कोई भी कांस्टेंट से, कोई भी कांस्टेंट से, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में, कोई एक में करेंगे, या तो रो में पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो या तो पहला रो में मल्टीप्लाई करो, या तो दूसरा रो में मल्टीप्लाई करो, या तो तीसरा रो में मल्टीप्लाई करो, या तो पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करो, या तो दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करो, या तो तीसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो या तो हमको रो या कॉलम में किसी एक के में करना है मल्टीप्लाई, लेकिन वैसा कहा कोई एक रो में या एक कॉलम में। ठीक है, अब वही हमको मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स में जितना सारा एलिमेंट होगा ना, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या, सभी में। वही यहाँ पे लिखे हैं, कहता है राइट नोट के इंटू में ए, अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट दिया, क्या डिटरमिनेंट, तो या मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स दिया था के से गुना करके, कोई मैट्रिक्स है के ए, वही में के से गुना करके उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कहता है निकालने के लिए, तो क्या होगा, के के पावर एन इंटू में डिटरमिनेंट वैल्यू ए, वेयर जहाँ पे ए क्या होगा, एक ऑर्डर ऑफ एन होगा, यानी कोई मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एन, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2x2 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, तभी पॉसिबल है कि हमेशा डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तीसरा देखो, चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी कहता है किसी डिटरमिनेंट्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो, क्या कहे, यदि किसी डिटरमिनेंट्स को कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट अगर क्या हो, जीरो के बराबर है, तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। कि यहाँ पर देख रहे हैं जो डिटरमिनेंट हमको दिया है, इसमें पहला रो क्या है, सबके सब जीरो है, क्या है, सबके सब जीरो है, तो इसका मान क्या होगा, जीरो के बराबर। अब कॉलम में अगर आ जाएगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, प्रॉपर एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट जो होना चाहिए जीरो, न कि दो जीरो हो गया तीसरा जीरो नहीं तो नहीं होगा। प्रॉपर एक रो या प्रॉपर एक कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो बराबर हो तो उसका मान क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई एक रो या कोई एक कॉलम या कोई दूसरा रो या दूसरा कॉलम अगर बराबर हो तो उसका मान क्या होगा, जीरो के बराबर। जैसे मान लो पहला रो और दूसरा रो ये दोनों का एलिमेंट बराबर है, या तो पहला कॉलम या तो दूसरा कॉलम के दोनों के एलिमेंट बराबर, तो उसका मान क्या होगा, जीरो। यानी कोई दूगो रो कह सकते हैं या कोई दूगो कॉलम अगर बराबर हो तो उसका मान क्या होगा, जीरो के बराबर। या देखो ए बी सी, यानी पहला रो में देख रहे ए बी सी भी है, फिर दूसरो रो में देख रहे ए बी एस सी है, तो इसका मान क्या होगा, जीरो के बराबर। आप कहिएगा सर यहाँ पर ए बी सी तो है लेकिन हेर फेर होगा तो ना होगा, जैसे देखो हम इस प्रकार से लिखते हैं सर, ए बी सी ए डी ई एफ। अब क्या इसका वैल्यू जीरो के बराबर ना होगा, कहा कि पहला रो में क्या है, ए बी एस सी है, फिर दूसरा रो में तो ए बी एस सी है, हम खाली हेर फेर करके लिख देते हैं, नहीं। अब यहाँ पर इसका जो पोजीशन है वो भी बराबर होना चाहिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए होगा तभी बराबर होगा, बी है तो बी, सी है तो सी, यानी ये सब के सब बराबर होगा तभी इसका मान क्या होगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखना। वो यहाँ पर पहला रो में क्या है, ए बी सी है, फिर दूसरा रो में भी ए बी सी है, तो क्या होगा इसका मान, जीरो। तो कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम सभी के सभी जीरो है तो उसका मान क्या होगा, सॉरी क्या है, बराबर है, तो उसका मान क्या होगा, जीरो। डिटरमिनेंट वैल्यू उसका जीरो हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि कोई भी डिटरमिनेंट अगर सम के रूप में दिया है, किस रूप में दिया है,
सम के रूप में दिया है, तो सम के रूप में दिया है तो क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे देखो हेलो, हाँ बोलो, हाँ सारे दिन हम आते हैं। हाँ हाँ मैं कोई बात नहीं, हम यार कोई भी नहीं। हाँ चलो शाम आए। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम अगर सम के रूप में दिया है, किस रूप में दिया है, सम के रूप में दिया है, अगर सम के रूप में दिया है उसको क्या कर सकते, अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे पहला रो में देख रहे हैं, पहला रो में क्या क्या दिया है हमको, पहला रो में दिया A1X B1Y C1Z, सम के रूप में दिया है, तो क्या इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ने के समय ध्यान रखना जिसमें सम और सबट्रैक्ट दिया उसी को तोड़ेंगे, बाकी बाकी सब वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सब का सब क्या होगा, बराबर होगा, बाकी जो ये एलिमेंट है सम के रूप में वह अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला के लिए है A1 B1 C1 A1 B1 C1 पहला वाला के लिए है, फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड किसको, दूसरा वाला के लिए, अब बाकी दोनों एलिमेंट क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कोई भी डिटरमिनेंट हुआ, कोई डिटरमिनेंट किसी डिटरमिनेंट को, कोई डिटरमिनेंट में कोई एक रो को दूसरा रो के साथ जोड़ सकते हैं, कोई एक कॉलम को दूसरा कॉलम के साथ घटा सकते हैं, या कोई एक कॉलम को किसी भी चीज से यानी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरा रो के साथ जोड़ या घटा सकते हैं। देखो कहने का मतलब हुआ अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट है तो हमको मन है पहला रो को तीसरा रो में जोड़ने का, आराम से जोड़ सकते हैं, पहला रो को दूसरा रो में जोड़ने का आराम से जोड़ सकते हैं, हमको मन है पहला रो में 2 से गुना करके तीसरा रो को जोड़ने का, आराम से जोड़ सकते हैं, जो रो में अप्लाई वही कॉलम में। अब यहाँ पे देखिए है आर आई प्लस में एन इंटू में आर जे, हमको मन है किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरा रो के साथ जोड़ने का, ऐसा नहीं कर सकते हैं रो के साथ कॉलम को जोड़ देंगे, कॉलम के साथ रो को जोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, रो के साथ रो ही को जोड़ेंगे, रो के साथ रो ही को जोड़ेंगे, और कॉलम के साथ कॉलम के जोड़ेंगे। अगर रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज से तो रो दूसरे रो के साथ जोड़ेंगे, अगर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम के साथ जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। वही यहाँ पे लिखे ए एक क्या था, एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब में क्या किए है पहला रो को जोड़ रहे हैं, देखो इसमें जो पहले यहाँ पे लिखा होता है उसमें लिखेंगे R1 यहाँ पे लिखे, इसका मतलब ये ऑपरेशन करके कहाँ पे लिखना है, पहला रो में लिखना है, क्या करना है हमको, पहला रो को क्या करना है, पहला रो को लिखना है, प्लस में m इंटू में क्या लिखना है, दूसरा रो, यानी पहला रो प्लस में m इंटू दूसरा, यानी दूसरा रो में आर m से मल्टीप्लाई करके आप पहला रो को जोड़कर लिखना हमको है, तो क्या कर सकते A1 प्लस में m इंटू में A2, फिर से B1 प्लस m इंटू में B2 C1 प्लस में m इंटू C2, अब बाकी सब जैसा है वैसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर कहता है ई मैट्रिक्स दिया है, ई डिटरमिनेंट हमको क्या क्या निकालना है, मान निकालना है, इसका मान कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर हम इस डिटरमिनेंट को मान निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना कितना हमको दिया है, 102 दिया है, 18 दिया है, 36 दिया है, 1 3 4 17 3 6, अब क्या कहे किसी डिटरमिनेंट में हम चाहेंगे तो किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस में, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में। अब ऐसा नहीं सोच सकते हैं अगर मान लो हम मल्टीप्लाई अगर हुआ रहेगा पहले से तो क्या कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं उसी रो से, वही यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहे 102 है, 18 है और 36 है, तो क्या 102 का नहीं लिख सकते हैं 17 गुने में कितना 6, लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई कितना 70 मल्टीप्लाई 6, 18 को नहीं लिख सकते 3 गुने में 6, 36 को लिख सकते हैं 6 गुने में
6 लिख सकते हैं। अब ये सब लिखने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 6 सभी में है कि नहीं, 6 सभी में, तो 6 क्या सकता है मल्टीप्लाई कॉमन ले लेंगे, तो 6 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा बोलो 17 बचेगा। उसके बाद कितना 3 बचेगा और 6 बचेगा। आप देख रहे हैं पहला रो में जितना एलिमेंट है उतना ही तीसरा रो में ना है, 17 17 6 6 3 3 6 6 सब बराबर है, जिसका मान क्या होगा 0। कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। कोई दुगो रो या कोई दुगो कॉलम अगर बराबर है तो उसका मान क्या होगा 0 के बराबर, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैट्रिक्स पर चलते हैं। किस पर, मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स में क्या होता है, जिस प्रकार से डिटर्मिनेंट था उसी प्रकार से मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स में एक बात है, डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता था, लेकिन मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तभी, और बराबर ना रहेगा तभी चलेगा। लेकिन जो डिटर्मिनेंट था उसमें रो और कॉलम बराबर रहेगा तभी काम चलेगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पे देखने वाला मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्या है, एक आयताकार सजावट है ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का या एक्सप्रेशन का। जैसे मान लो मैट्रिक्स को किसी से सूचित करेंगे, तो मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से सूचित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से सूचित कर सकते हैं, किसको, मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे लिखे हैं मैट्रिक्स को डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी एनी कैपिटल लेटर ए बी सी, यानी किसी हम मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ए बी सी, यानी कोई भी अल्फाबेट से हम सूचित कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से, लेटर से। अब यहाँ पे लिखा ए बराबर दिया है 3 4 9 और क्या दिया है 6। तो कभी भी अगर हमको मैट्रिक्स देना है तो मैट्रिक्स का सिंबल क्या होगा, तो मैट्रिक्स या तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, या तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, या तो इस प्रकार से लिखा होगा। इसके अंदर अगर हमको रो कॉलम में कोई भी एलिमेंट दिख जाए तो क्या होगा, उसको क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में वही बात है, ऑर्डर किसको कहेंगे, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। रो क्या होता है, तो रो वही बताइए की है, रो का जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा होता है जो एलिमेंट उसे रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो कहता है इफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 13 गो एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बचेगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं, रो गुने कॉलम। तो बताओ 13 गो एलिमेंट है टोटल, तो हम कह सकते हैं रो गुने कॉलम का मल्टीप्लाई है, कह सकते हैं कि नहीं, किसका मल्टीप्लाई है, रो गुने कॉलम का मल्टीप्लाई है। तो बताओ 13 के हमको 2 को मल्टीपल बनाना है रो कॉलम में, तो क्या 13 को लिख सकते हैं 13 गुने में 1 एगो 1 गुने में 13, क्या इसके अलावा कोई दो और फैक्टर होगा, नहीं। इसका मतलब अगर जिस एलिमेंट में अगर 13 को एलिमेंट है, जिस मैट्रिक्स में कितना बन सकता है मैट्रिक्स, सिर्फ 2 मैट्रिक्स बन सकता है, कितना कितना, एक बनेगा 13 बाई 1 ऑर्डर का, यानी 13 गो रो है एगो कॉलम होगा, एक बनेगा एगो रो होगा 13 गो कॉलम होगा, वही 2 पॉसिबल होगा। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन है, और मैट्रिक्स क्या है, इज अरेंजमेंट है, यानी डिटरमिनेंट को मान निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या है एक्सप्रेशन एक व्यंजक है। और मैट्रिक्स से क्या अरेंजमेंट यानी सजावट है, क्या है, डिटरमिनेंट का है जी फिक्स वैल्यू, और डिटरमिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है, लेकिन क्या है मैट्रिक्स की वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड, यानी मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते लेकिन कहेगा निकालने के लिए, तो तुमको मैट्रिक्स में बदल कर तब उसका क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, कहता है डिटरमिनेंट एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। कहता है डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट के इस तरीका से सिंबल किया जाता है, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है, लेकिन मैट्रिक्स को इस तरीका से बिग ब्रैकेट या तो इस तरीका से या तो छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगला है एलिमेंट ऑफ डायगोनल, बताइए किए हैं मैट्रिक्स में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पहला मैट्रिक्स कहता है रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें एक गो रो हो, आप कॉलम कितना भी हो, वैसे मतलब हमको नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, चलेगा, उस सब का सब क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक एक रो कितना भी सारा होगा चलेगा। जिस देखो में एक दो कॉलम है, रो कितना है, सॉरी दो रो है, कॉलम कितना है, एक एक है। उससे अगला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 12 हो, रो की संख्या छोटा हो, यानी कॉलम की संख्या अधिक हो, रो की संख्या कम हो। जैसे हम देखो में क्या गो रो है सर, दो गो रो है, कॉलम कितना है, एक गो, दो गो, तीन गो कॉलम है, तो क्या कॉलम की संख्या ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल है। वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो, कॉलम की संख्या क्या कम हो, उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे देखो एक दो तीन, तीन गो रो है, कॉलम क्या गो, एक दो कॉलम है, क्या कॉलम से ज्यादा है कि नहीं रो? बिल्कुल है सर। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम बराबर नहीं, उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं रो कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बड़ा भी हो सकता है रो कॉलम से और छोटा भी हो सकता है, चलेगा, वो सब के सब क्या कहलागा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलागा। अगला देखो जीरो एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो या स्क्वायर मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसी को दूसरा नाम है। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, इसका ऑर्डर से हमको मतलब नहीं है, इसका ऑर्डर कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन इसका अंदर का जो भी एलिमेंट होगा सब के सब क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। इसे सूचित करते ओ से, क्या है? ओ से। इसके डिनोट करते ओ से, क्या है? ओ लिखा हुआ है, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ओ बराबर क्या होता है? 0 0 0 0, इस प्रकार से। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर, उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो ए मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर क्या बराबर, एम बराबर एन, इस प्रकार से। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जितना रो हो उतना ही कॉलम होगा। देखो में क्या गो रो है? दो गो रो है, कॉलम क्या गो है? दो गो है, तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगला क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? कुछ भी होगा, लेकिन एक वो कम से कम नन जीरो होना चाहिए। अब बाकी सब एलिमेंट क्या है? जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट होगा जो नन जीरो होगा, नन जीरो करने में जीरो के बराबर ना होगा, अब बाकी सब के सब जीरो होगा, तो क्या होगा? डायगोनल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसमें पॉसिबल होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगला देखो स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स से हम डायगोनल के भाई है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता था? डायगोनल में सभी के सभी कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर नीचा जीरो होना चाहिए। लेकिन स्केलर में ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी तो होगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या होगा? बराबर होगा, बाकी सब क्या होगा? जीरो। सिर्फ 5 आएगा प्रिंसिपल डायगोनल तो 5 ही आएगा, 6 आएगा तो दोनों में 6 आएगा, -4 आएगा तो -4 आएगा, यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल का सभी के सभी एलिमेंट समान हो और बाकी सब एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। अगला है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी में तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट एक हो, बाकी सब जीरो हो, एक के अलावा दूसरा कुछ न होगा। अगर सब बराबर होगा तो क्या कह सके? स्केलर। अगर सिर्फ एक होगा तो यूनिट या आइडेंटिटी, अगर कुछ भी होगा तो वह क्या कहलाएगा? डायगोनल। आगे समझो, यहाँ ध्यान देना। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे? आई से। किससे करेंगे? आई से। अगर हमको कहीं भी लिखा रहेगा आई तो समझना क्या लिखा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। I2 लिखा हो तो समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, लेकिन कै बाय क ऑर्डर के? 2/2 ऑर्डर के। तो यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा समझना ऑर्डर दिया हुआ है, 2/2 ऑर्डर के, तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। कहीं भी हमको I3 दिख जाए तो समझना क्या लिखा है? 3/3 ऑर्डर का। क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 हो गया, लिख सकते हैं। अगला देखो, अगला है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जोड़ कैसे करेंगे? घटाव कैसे करेंगे? वही देख रहे हैं। अब देखो अगर दो मैट्रिक्स आएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसमें कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो ये एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p ऑर्डर का। तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या, अगर यह दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई संभव होगा। लेकिन मल्टीप्लाई संभव होगा तो कितना बाय कितना ऑर्डर के बनेगा?
बनने के बाद मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा, तो पहला वाला का रो और दूसरा वाला का कॉलम, यही ऑर्डर बनेगा ए बी का। जैसे मान लो यहाँ पर हमको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी दिया है, तो कहता है ये सब पॉसिबल है, तो बताओ एग्जिस्ट है कि नहीं। ए बी बताओ, ए बी पॉसिबल है या नहीं। तो ए का ऑर्डर कितना है, 4/3 का, 4/3। बी का ऑर्डर कितना है, 3/2 का। तो पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल होने के लिए पहला वाला देखना, ए, तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3, रो की संख्या बी मैट्रिक्स में 3, ये दोनों अगर बराबर होगा तो पॉसिबल है मैट्रिक्स के क्या है प्रोडक्ट। अगर बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट संभव नहीं है। तो प्रोडक्ट कब संभव होगा, पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर बराबर है तो गुना पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं है। अब गुना करेंगे किस प्रकार से, बोलो किस प्रकार गुना करेंगे, तो ध्यान दो। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है तो गुना किस प्रकार से करेंगे, 2/2 ऑर्डर के लिए, 3/3 ऑर्डर के, दोनों के लिए समान है। जैसे मान लो एक ए मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया, ए मैट्रिक्स, ए बी सी डी, ठीक। फिर बी मैट्रिक्स दिया है 2 या 2 4, मान लो इसको गुना करना, ए गुने बी करना, क्या करना, ए गुने बी। पहले यह देख लो ए गुने बी पॉसिबल है या नहीं। तो ए का ऑर्डर कितना है, 2/2 ऑर्डर का। बी का ऑर्डर कितना है, 2 गो रो है, 1 गो कॉलम है। तब बताइए पहला वाला के कॉलम दूसरा वाला के रो दोनों बराबर है या नहीं, है बराबर, तो गुना संभव होगा। गुना करें किस प्रकार से, ए है, बी है, सी है, डी है, उसी प्रकार से 2 है, 4 है। अब गुना करते समय ध्यान देना, ये जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसका रो से, पहला रो से सबके कॉलम में गुना करते जाना है। दूसरा मैट्रिक्स वाला में पहला रो से कॉलम में गुना करो, एक ही कॉलम है, एक ही बार गुना होगा। कैसे गुना करेंगे, ए गुने में 2 तो क्या होगा, 2a, बीच में प्लस, फिर बी गुने में 4 कितना होगा, 4b। यानी पहला रो से पहला कॉलम में गुना किए, अगर एक और कॉलम रहता तो गुना करके यहाँ पे लिखते, एक और कॉलम रहता तो गुना करके यहाँ पे लिखते। फिर दूसरा रो से गुना करो पहला कॉलम में, तो सी इंटू में 2 क्या होगा, 2c, डी इंटू में 4 क्या होगा, 4d। अगर एक और कॉलम रहता तो यहाँ पे लिखते गुना करके। इसी प्रकार से यह क्या आ जाएगा, इसको जोड़ घटाव कर देना, अगर अंक रहेगा तो हो गया यही क्या, प्रोडक्ट। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस प्रकार से करते हैं, रो से कॉलम में बारी बारी से करना है। कब पॉसिबल होगा, पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है तो प्रोडक्ट क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, अब अगला देखो, अगर मान लो ए एंड बी है, आर टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, बताइए कि पहला मैट्रिक्स के रो के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होगा तो। अब देखो, अब कुछ प्रॉपर्टी है किसका, मैट्रिक्स का। अगर मान लो दो मैट्रिक्स गुना में है, ए बी है, अब बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो ए बी है और बी ए, ये दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ए का ऑर्डर कुछ और रहेगा, बी का ऑर्डर कुछ और रहेगा, तो इसलिए ऑर्डर चेंज करने के बाद गुना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी गुना कहेगा करने के लिए तो ए बी बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा यह नहीं होगा, कभी बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह डिपेंड करेगा मैट्रिक्स कैसा दिया है उस पर। ठीक है, कहता है दूसरा एसोसिएटिव लव है, अगर ए इंटू में बी इंटू सी है, ए इंटू बी इंटू में सी है, तो तीनों अगर प्रोडक्ट में है, इस ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ए बी सी को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करना, या तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दो तब सी को मल्टीप्लाई करना, सबके मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगला देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यानी सम में अगर ए इंटू में बी प्लस सी है तो पहले बी प्लस सी को जोड़ लो, उसके बाद गुना करना, या ए के साथ बी को गुना करो, ए के साथ सी को गुना करो, दोनों का मान समान होगा। लेकिन ध्यान देना, ए अगर लेफ्ट बगल है तो सब में क्या है, ए लेफ्ट बगल है। अगर ए राइट बगल रहता तो सब में ए क्या रहता, राइट बगल रहता। ठीक है, देखा, जीरो मैट्रिक्स, अब किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स से गुना करने के बाद जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, क्योंकि जीरो होता है सभी लिमिट, इसीलिए। ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज किसे कहते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में बदलना है, क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो एक कोई मैट्रिक्स
ए बी सी डी, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। तो पहला रो दूसरा रो को कॉलम में चेंज कर दो, क्या बन गया? ट्रांसपोज। ए बी सी को कॉलम में बदल दो, बी सी डी को कॉलम में बदल दो, बन गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को किससे सूचित करेंगे? ए के पावर टी से। किससे? ए के पावर टी से, या तो ए डैश से। ठीक है, किसको? ट्रांसपोज को। अगर किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अगर सम के रूप में दिया उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो या तो 2 मैट्रिक्स को जोड़कर ट्रांसपोज करो, या तो दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जोड़ो, दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। और किसी मैट्रिक्स में के से गुना हुआ है तो अगर हमको के बाहर निकाल कर ट्रांसपोज करो या तो के से गुना करके ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमको मल्टीप्लिकेशन में 2 मैट्रिक्स को गुना करके ट्रांसपोज करो या तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके गुना निकालो, बात सेम होगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे ए बी दिया है तो आई बल क्या लिखेंगे? बी ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमको ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं या तो दोनों का अगर ट्रांसपोज करके हमको गुना करना है तो पहले किसको गुना करेंगे? पहले बी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले बी को लिखेंगे। तो बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका ये ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए का ट्रांसपोज किए कोई फर्क नहीं पड़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करा तो उसके निगेटिव के बराबर आया था, क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा लेकिन डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला सेम होगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा, और डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला सेम तो होगा लेकिन क्या होना चाहिए? निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? अंतर होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो हम ए मैट्रिक्स दिए हैं 3 4 2 4 6 0 2 0 5, यह कौन सा मैट्रिक्स है? तो डायगोनल को देखो, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला सब का सब समान होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4 4 2 2 0 0, तो यह कौन सा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब रहता? जब इसी में डायगोनल एलिमेंट 0 रहता। क्या रहता है? डायगोनल एलिमेंट 0, और डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला सेम तो रहता लेकिन साइन अपोजिट रहता। यहाँ ए तो यहाँ पर, ठीक है, ए तो यहाँ पर माइनस ए, सी माइनस में सी, माइनस में डी, यहाँ पर डी। तो इसे क्या कहते हैं? बोलो। तो यहाँ पर 0 को यहाँ बना दो, यहाँ। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0, और बाकी अपोजिट क्या होगा? दोनों बराबर होगा लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो उसे क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ ये बताइए डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालता है कोई मैट्रिक्स का? अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका चिन्ह हटाकर डिटरमिनेंट को चिन्ह निकालना, अब मान वैसा ही निकालना जो डिटरमिनेंट में बताए हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो या तो डिटरमिनेंट वैल्यू करके ट्रांसपोज निकालो, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। कहता है इफ ए इज ऑर्डर ऑफ n बाई n, और कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना? n बाई n ऑर्डर के, तो उसमें k से गुना करके क्या निकालना है? डिटरमिनेंट, या तो डिटरमिनेंट निकालकर k के पावर n से गुना करना है। तो ध्यान देना, और कहीं भी कोई मैट्रिक्स हमको दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं और उसका बाद डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता है तो कांस्टेंट के पावर क्या हो जाता है? n जहां पर क्या होगा? ऑर्डर। अगर n बाई n ऑर्डर होगा तो n, 2 बाई 2 ऑर्डर होगा 2, 3 बाई 3 ऑर्डर होगा तो 3, 4 बाई 4 ऑर्डर होगा तो 4। तो ऑर्डर होगा पावर में, इंटू में डिटरमिनेंट वैल्यू a के बराबर। जैसे देखो a मैट्रिक्स है 3 बाई 3 ऑर्डर के, और डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है? 4 है। अब 2 से गुना कर रहे हैं, कितना? 2 से, तो क्या होगा? 2 के पावर में 3 इंटू में डिटरमिनेंट वैल्यू a हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 के पावर 3 8, 8 गुने 4 कितना होगा? 32। यही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर। नॉन सिंगुलर वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। कभी भी हमको इनवर्स निकलेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के निकलेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू अति इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके गुना करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी जिस मैट्रिक्स के उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, उसे क्या कहेंगे?
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। अगला कहता है कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे क्या कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालने के बाद अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में दो हो सकता है, या तो जीरो मैट्रिक्स को कहेंगे या तो क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू या तो जीरो के बराबर आएगा या तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका ए स्क्वायर करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है इनवोल्यूटरी। ए स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो क्या है, आइडेंटिटी। अगर ए स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी आ गया तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, कहता है इट इज ऑन द इनवर्स, इसका इनवर्स पॉसिबल है, ये अपने आप में क्या होता है, इनवर्स होता है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू प्लस माइनस क्या होता है, 1 के बराबर, किसका, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का। कहता है एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालता है, देखो एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर कोई मैट्रिक्स हमको दिया रहेगा तो क्या है, जैसे मान लो हमको ए बी सी डी, तो एडजॉइंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करना है। क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज, ए डी है तो डी ए करना है, डी ए। आज सेकेंडरी डायगोनल को कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस से गुना कर देना है। तो माइनस में कितना, सी और माइनस में बी, निकल गया हमारा क्या, एडजॉइंट। मैट्रिक्स को निकलेगा एडजॉइंट, डिटरमिनेंट को नहीं, मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने आ गया, वही यहाँ पे लिखे। अगर हमको ए बी है सी डी है तो कोई 2x2 ऑर्डर के हमको एडजॉइंट निकालना है शॉर्टकट तरीका में, तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देना, क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर देना, और सेकेंड डायगोनल में क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, निकल गया। अब सर अगर 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो क्या करेंगे, 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो क्या करेंगे। अब 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, क्या मैट्रिक्स दी, 0 1 3 5 -1 2 6 1 5, इस प्रकार से दिया है। इसका हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। क्या निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया है। तो कभी भी अगर हमको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो ध्यान देना, पहला रो दूसरा रो का जो भी एलिमेंट होगा नीचे सेम टू सेम लिख देना, 0 1 और 3, 5 -1 और 2। फिर से पहला कॉलम में जो है वहां पर लिख देना 0 5 और 6, 0 और 5। फिर से क्या लिखा है, सेकेंड कॉलम का 1 और कितना, -1, और उसके बाद 1 1 और -1। उसके बाद ये वाला रो को ये वाला कॉलम को छोड़ देना, क्या कहे, पहला रो पहला कॉलम को छोड़ देना है। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई करके लिखना, कैसे लिखना है, ध्यान दो, एडजॉइंट निकाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना इस प्रकार से, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 5 गुने माइनस से कितना, -5 लिखना इसमें, 5 गुने माइनस से कितना, -5, बीच में माइनस होबे करता डिटरमिनेंट वैल्यू में, और 2 × 1 कितना, 2। ठीक, फिर किसको, इससे ऐसे गुना करो, 3 गुने 1 3 लिखना है, किसमें, कॉलम में लिख रहे हैं ना, कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिखना किस में है, रो में लिखना है। तो 3 × 1 कितना होगा, 3, 5 × 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 5। फिर इसको इससे गुना करो, 2 गुने 1 कितना, 2, अब बीच में माइनस होबे करता है, 3 गुने माइनस से कितना, माइनस में 3। इस प्रकार से फिर इसको में गुना करना, फिर इसको इसमें गुना करना, फिर इसको इसमें गुना करना, और लिखना कहाँ है, सेकेंड रो में। फिर इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है, आई में लिखना है, इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे देखो एगो हम डायरेक्ट हम मान निकाल के बताते हैं, मान हमको 0 -2 1 आ गया, 3 4 5 6 7 -1 ये आ गया। इसका हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ प्रिंसिपल पहला रो दूसरा रो को जाओगे तो नीचे लिखना है, क्या करना है, नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 0 -2 और 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 4
और 5। सेकेंड डायग्राम लिखना है आपको, ये वाला पहला कॉलम का इसमें लिखना है 0 और 3, 6, 0 और 3। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस में 2, 4 और कितना 7 और माइनस में 2 और 4। ये हमारा निकल गया। अब पहला रो को सॉरी, अब क्या करना है, पहला रो को और पहला कॉलम को छोड़ देना है, बाकी को जिस तरीका से 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता है वैसे ही निकाल कर लिखना है। बताओ इसका एडजॉइंट, आप एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट वैल्यू ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखो इसको इससे गुना करो तो माइनस में 4 और माइनस है 35, 7 5 35, 4 कितना होगा 39 माइनस 39। फिर से इसको ही में गुना करो तो प्लस में 7 और माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस, तो 7 एकम 7 और 7 और 2 कितना 7 में से 2 गया था 5। फिर इसको इसमें गुना करो तो माइनस में 10 माइनस में 4 माइनस में 14। फिर इस तरीके से गुना करो इसको, 6 पंचे 30, 30 और 3 33 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको गुना करो, ये कितना है 0, तो 0 इंटू 1 तो 0, 1 इंटू 6 तो 6 माइनस में 6। उसी प्रकार से 1 गुने 3 तो 3, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 7 गुने 3 21 और 6 इंटू 4 24 माइनस 3। फिर कितना 6 गुने -2 माइनस में 12 और 0 माइनस में 12। फिर 0 गुने 4 तो 0 और 3 गुने -2 माइनस में 6, बीच में माइनस प्लस में 6। हो गया हमारा क्या एडजॉइंट। तो 3/3 ऑर्डर का निकल जाएगा एडजॉइंट, शॉर्टकट तरीका से आराम से निकल जाएगा। वही यहाँ पर लिखे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर उसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ए इंटू में आई एन के बराबर होता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू n-1 के बराबर आता है। देखो अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं 2 बार एडजॉइंट निकालते हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता है तो n-1 के पावर कितना 2। अब यहाँ पावर 2 है तो 2 बार निकाले तो 2, 3 बार निकालेंगे तो 3, 4 बार निकालेंगे 4, यानी जय बार एडजॉइंट निकाल कर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेगा उतना पावरफुल कितना उतना ही पावर हो जाएगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगला देखो कहता है ए बी का गुना करो ट्रांसपोज निकालेगा तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ए का ट्रांसपोज बताइए कि पीछे। इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो इनवर्स किसका निकलता है, इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, किसका होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का उसी का इनवर्स निकलेगा। इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट निकाल कर क्या करना है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए लिखना है, उसको क्या निकल जाएगा इनवर्स आराम से निकल जाएगा। एडजॉइंट बताइए क्या शॉर्टकट तरीका। अब देखो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट वैल्यू ए। अब एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ए इंटू में ए इनवर्स के बराबर। दो मैट्रिक्स को गुना करके इनवर्स निकालो या बी का इनवर्स ए का इनवर्स निकाल कर गुना करो, दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। दो मैट्रिक्स का इनवर्स दो बार, अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स 2 बार निकालेंगे तो फिर से क्या होगा वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं उसका इनवर्स करते हैं तो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए इंटू में इनवर्स के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर इनवर्स निकालो या तो इनवर्स निकाल कर एडजॉइंट निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। किसी मैट्रिक्स का पावर निकाल कर इनवर्स निकालो या इनवर्स निकाल कर पावर निकालो, दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। अगर के इंटू में ए का इनवर्स किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स निकालो या 1/k इंटू में ए इनवर्स निकालो, सबके सब क्या होगा बराबर होगा। ये डायगोनल है, डायगोनल a1 a2 a3 डॉट इस प्रकार इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा 1/a 1/a2 1/a3 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स के देखो अगर कोई मैट्रिक्स हमको दिया है तो इनवर्स निकाल कर हमको क्या डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो या तो हमको डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के इनवर्स निकालो, दोनों का मान क्या होगा, या 1/डिटरमिनेंट वैल्यू ए निकालो, दोनों का मान क्या होगा समान होगा। कर देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। और देखो सोल्विंग द मैट्रिक्स मेथड, अगर मान लो हमको कोई क्या दिया है
कोई इक्वेशन दिया है 3 को, क्या दिया है 3 को इक्वेशन। अब कहता है इसका हमको मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो दो तरीका से मान निकाल सकते हैं, एक मैट्रिक्स के विधि से, एक डिटर्मिनेंट की विधि से। डिटर्मिनेंट के विधि से निकालते हैं उसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्या कहते हैं? क्रैमर्स रूल से मान निकाले। इसका क्या कहते हैं? सोल्विंग द सिमेट्रिक द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स विधि। अगर हमको इस प्रकार से दिया हो तो 3 मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या बनाना है? एक्स का कोफिशिएंट को पहला कॉलम में, वाई के कोफिशिएंट को दूसरा कॉलम में, जेड का कोफिशिएंट को तीसरा कॉलम में। एक्स का वेरिएबल होगा, एक्स में क्या लिखना है मैट्रिक्स में? वेरिएबल, एक्स वाई जेड है तो वेरिएबल होगा। बी मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट बना रहेगा वह। अब यहां से क्या निकालना है? ए का, ये मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है, और बी से गुना कर देना, एक्स के बराबर कर देना, एक्स वाई जेड का मान निकालना। तो ये जरूरी नहीं होता है, तुम आप मान निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो किससे मान निकालेगा? इससे, हाँ, जो क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल क्या होता है? तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, क्या आएगा हमको? जैसे मान लो कोई इक्वेशन आ गया हमको, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल टू d1। फिर क्या होगा? a2x प्लस में b2y प्लस में c2z प्लस बराबर d2। उसी प्रकार से a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू d3। इस प्रकार से इक्वेशन रहेगा। ऐसा हो सकता है यहाँ पर z नहीं देगा तो क्या होगा? 0 ले लेना। अब बताओ किसमें क्या करना है? 3 एलिमेंट, 3 मैट्रिक्स इसमें बनाना है, या क्या डिटर्मिनेंट कौन कौन बनाना है? एक डेल्टा, एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट भी हल करता है। डेल्टा बराबर क्या होता है? तो सेम टू सेम पीछे वाला लिखा, ए मैट्रिक्स क्या बनाते थे? एक्स के कोफिशिएंट रहता था पहला कॉलम, वाई का कोफिशिएंट दूसरा कॉलम, जेड का कोफिशिएंट तीसरा कॉलम। वैसे ही एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। यह डेल्टा हो गया। अब डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स अगला डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा एक्स में कुछ नहीं करना है, एक्स का कोफिशिएंट उसको हटा देना है, ये कांस्टेंट किसको डाल देना है, बस हो गया डेल्टा एक्स में। और डेल्टा वाई में क्या करना है? वाई के कोफिशिएंट को हटा देना है, ये कांस्टेंट डाल देना है। डेल्टा जेड में क्या करना है? जेड का कोफिशिएंट हटा देना है, बाकी डाल देना है। डेल्टा एक्स में क्या हो? एक्स का कोफिशिएंट हटा दो, ये डाल दो, तो क्या होगा? d1 d2 d3, d1 d2 d3, बाकी सब वैसा ही रह जाएगा। b1 b2 b3, c1 c2 c3। यही में डेल्टा वाई लिखना है तो क्या करेंगे? डेल्टा वाई, तो वाई के कोफिशिएंट को हटा देना है सिर्फ, तो a1 a2 a3। इसके जब क्या होगा? d1 d2 d3 आएगा, c1 c2 c3 ऐसे करेगा। फिर डेल्टा जेड बराबर क्या होगा? जेड का कोफिशिएंट को हटा दो, तो क्या होगा? a1 a2 a3, b1 b2 b3। अब यहाँ c1 c2 के जब d1 d2 d3। अब में x का मान निकालना तो क्या करेंगे? x किसके बराबर हो? x बराबर हो रहा डेल्टा x बटे में डेल्टा, y बराबर डेल्टा y बटे में डेल्टा, z बराबर डेल्टा z बटे में डेल्टा। अगर x का मान निकालना है तो डेल्टा x का मान निकालो, डेल्टा का मान निकालो, भाग दे दो, निकल गया x का मान। वही क्या कहता है? क्रैमर्स रूल। क्या कहता है? क्रैमर्स। अब क्रैमर्स रूल का नेचर देखो, नेचर क्या होगा? कहता है कैलकुलेट, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आया तो 3 को निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तीनों का मान निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तीनों में से तीनों का मान 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंस। अगर मान लो इसमें से किसी का मान एगो नॉन जीरो आ गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के मान 0 आ गया, एगो के नॉन जीरो आ गया, 0 के बराबर नहीं आएगा, तो उसका मान क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये क्या हुआ? इनकंसिस्टेंस, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं इसका होगा। ठीक है, ये इसका क्या कहता था? नेचर कहता था। वही भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में मेरा क्या था? थ्योरी था, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो भी थ्योरी क्वेश्चन बनने वाला था वह था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है? शॉर्टकट तरीका के, क्योंकि लॉन्ग तरीका तो बना रहबे करता है, शॉर्टकट तरीका जो भी सिखाए हैं
उस पर अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्लस जो पीवाई की क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों का सोल्व कर देंगे। उसके बाद आप कंप्लीट तैयारी हो जाइएगा सीयूटी में बैठने के लिए और 4 के आइएगा। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।